आज हम थोड़ा मैथ्स कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी पाकिस्तान मैथ्स अभी सारा कुछ घूम ही उसके इर्द गिर्द रहा है। आमिर अहमद साहब पाकिस्तान की दो बड़ी इंडस्ट्रीज के हवाले से क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सेठी साहब, ये जो पाकिस्तान की दो बड़ी अहम इंडस्ट्रीज हैं, एक टोबैको इंडस्ट्री और दूसरी शुगर इंडस्ट्री, इनको अगर हुकूमत नेशनलाइज कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? जिनमें से एक पे तो कंट्रोल है पीटीआई के सियासतदानों का, और शुगर इंडस्ट्री जिसके ऊपर हमारे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वालों का कंट्रोल, जो भी मसले मसाइल हैं हमेशा के लिए उनको खत्म करे और उनको अपने हाथ में ले ले इनका कंट्रोल। इसमें क्या हर्ज है? क्या ये मुमकिन नहीं है? नेशनलाइज कर लें टोबैको को और शुगर को। बात यह है कि सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन सेल्स टैक्स की जो है वो अमंग्स द टॉप इज़ टोबैको। कहानियाँ ऐसी हैं कि वो टोबैको निकलती है, ट्रकों में लोड होती है फैक्ट्री से, और वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करती है, और तक क्योंकि उधर फिर सेल्स टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट हो रहा है वो, और वो अक्रॉस द बॉर्डर जाता है और वहाँ से वो मोड़ के वापस आ जाता है वो सड़क पे, और वो फिर उसके ऊपर कोई अगला पिछला कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से टैक्स इवेजन हो रही है ऑफ सेल्स टैक्स। अब बात यह है कि करोड़ों अरबों में ये सब कुछ हो रहा है। अब नेशनलाइज कर लें टोबैको को। मेरा ख्याल है नेशनलाइजेशन हैज़ नॉट प्रूव्ड सक्सेसफुल। जब भी नेशनलाइजेशन होती है तो एक मसला आप हल करते हैं, दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं। जब ब्यूरोक्रेसी आके बैठ जाती है ऊपर तो फिर वो अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो लॉस मेकिंग हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि नेशनलाइजेशन इज़ द इशू इज़ सिंपली ये स्मगलिंग और ये जो टैक्स इवेजन है इसको तकड़ा किया जाए। और अब प्रॉब्लम ये है कि आप जिसको भी वहाँ लगाते हैं इसको रोकने के लिए वो खुद ही करप्शन में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेदर इट इज़ वन इंस्टीट्यूशन और अनदर इंस्टीट्यूशन। वो ग्राउंड लेवल पे इस किस्म का कल्चर है कि उसके बगैर चारा नहीं है। सो दीज आर डिफ़िकल्ट इश्यूज़, बट आई डोंट थिंक नेशनलाइजेशन इज़ द आंसर। दूसरी बात आई इस शुगर के बारे में। अच्छा, अब शुगर जो है दैट इज़ अ क्रिटिकल इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान। इसके ऊपर बहुत से इश्यूज़ बनते हैं। मेरा अपना मौक़िफ़ तो बड़ा सीधा सा है कि हमारी शुगर इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए, शुरू से आखिर तक होनी नहीं चाहिए। ये इसके बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल ज़मीन है जो कि गंदम और कॉटन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और राइस के लिए, जो कि ऑल आर एक्सपोर्टेबल आइटम्स, वो हम नहीं करते, और उसकी ज़मीन कम होती जा रही है, एकरेज कम होती जा रही है, और ये शुगर जो है ये बनती जा रही है, और ये जो है इसके ऊपर सब्सिडीज़ मिलती हैं, अरबों रुपए की सब्सिडीज़ हैं, 100 अरब से भी ज़्यादा की सब्सिडी इस इंडस्ट्री को मिलती है। और सारे सियासतदान, और अब तो मैं कहता हूँ कि रियासत के इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जिस दिन ख़त्म होगी उसमें आपकी जो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी इस मुल्क के अंदर। अब लोग कहते हैं लो जी अरबा रुपए दी, खरबा रुपए की इंडस्ट्री है, कैसे आप कर देंगे, इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात ये है कि ये सबसे ख़तरनाक इंडस्ट्री है। हमें शुगर की सारी शुगर इंपोर्ट करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी कर लें। वो शुगर सस्ती भी है और ये महंगी भी। ये हमारा पानी भी बहुत इस्तेमाल करती है, और ये हमारी दूसरे क्रॉप्स जो हैं, जो एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स हैं, उसको भी नहीं होने देती। तो और ये बिल्कुल सियासी इट्स जिसे कहते हैं ना, एक किस्म की बहुत बड़ी ब्राइब है रियासत की तरफ से टू दी पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल ऑफ दिस कंट्री जिनके पास शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये बनाई इसीलिए गई थी कि पॉलिटिशियंस को खिलाने पिलाने के लिए। और ये जो भी हुकूमत आती है उन अपने लोगों को शुगर इंडस्ट्री शुगर परमिट्स देती है, वो बनाते हैं और वो फिर खाते हैं और खिलाते हैं। सो माई सेंस इज़ कि शुगर इंडस्ट्री को इन द नेक्स्ट 5 years इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उसका तरीका एक ही है कि सब्सिडी देनी बंद करें, देखें क्या होता है, और इंपोर्ट करना शुरू करें। हर साल उनको एक कैलिब्रेटेड तरीके से आप कहें कि ये पहले साल की सब्सिडी है, दूसरे साल की, ये तीसरे साल की है, ये चौथे साल की है, ये 5वें साल की है, कम करते जाएँ और ऑटोमेटिकली जो मार्केट है उसको एडजस्ट करेगी और आप इंपोर्ट्स बढ़ाते जाएँ। आप देखिएगा कितना फ़र्क पड़ता है इसके साथ। तो दैट्स माई लॉन्ग एंड सिंपल आंसर। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ ओवर टाइम ग्रो किया तो उसको ओवर टाइम आप अपनी पॉलिसी से ख़त्म भी कर सकते हैं। एकदम सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लें और उसके बाद आप दूसरी मुतबादिल पॉलिसी सामने ला सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर स्ट्रेटजी और पॉलिसी के हवाले से ही है, ज़ाहिर है। सालेहा लाहौर से क्या जानना चाह रही हैं? जो हमारी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, व्हाई आरंट दे मेकिंग द स्ट्रैटेजीज टू एक्सपोर्ट द सरप्लस व्हीट लाइक टू द कंट्रीज सोमालिया, सूडान, इजिप्ट? दीज कंट्रीज आर एक्चुअली फेसिंग द शॉर्टेज एट द मोमेंट, सो व्हाई वी डोंट एक्सपोर्ट द व्हीट टू देम? इस तरह से जो हमारा फार्मर है वो भी नाराज़ नहीं होगा डेफिनेटली, और हमें जो एक फॉरेन एक्सचेंज है वो भी मिल जाएगी। देखिए, गंदम एक्सपोर्ट भी होती है, इंपोर्ट भी होती है। ये आपने देखा बुज़दार के ज़माने में कुछ
ये शुगर और गंदम के ऊपर इश्यूज चलते रहते हैं, कभी कोई ज़्यादा इंपोर्ट हो जाती है और लोकल नुकसान हो जाता है, कभी जो होती है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और शॉर्टेज हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट करती है ये चीज़ें, ऐसे नहीं है कि करती नहीं है। मगर आम तौर पे जो हमारी वीट क्रॉप है गंदम का वो कम ही होता है, डिमांड हमारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि स्मगलिंग भी बड़ी होती है टू अफगानिस्तान, और जब इंडिया पंजाब के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इधर से भी स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इदारे बनाए गए हैं इसको मॉनिटर करने के लिए कि कब इंपोर्ट होनी चाहिए, कब एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और दिस गोज़ फॉर शुगर एंड फॉर वीट। तो एंड राइस आमतौर पे ज़्यादा होती है, वी ऑलवेज एक्सपोर्ट राइस, बट राइस का इतना इशू नहीं है, इट्स ऑलवेज देयर इज एन एक्सपोर्टेबल सरप्लस। मगर वीट यस, अगर एक्सेस में है तो दे कैन एक्सपोर्ट इट, कोई ऐसी इशू नहीं है। मगर यही तो प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स कितने हैं, फलानी प्रोविंस के पास कितना है, उसके पास कितना है, कीमत कितनी है, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ बढ़ा है, इतना इनके पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम मॉनिटरिंग का नहीं है दैट दे आर एबल टू प्रिडिक्ट विद 100% एक्यूरेसी कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कहाँ कितनी चाहिए होगी, कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी प्रोविंशियल, कितनी कीमतें रखनी पड़ेंगी, कितनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होगी, कितनी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। इनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये सारी जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कि जी आपने इंपोर्ट क्यों कर ली, आपने एक्सपोर्ट क्यों कर दी। तो दीज इश्यूज विल कंटिन्यू। फरहान और से क्या जानना चाह रहे हैं? जो आप लोन्स की रीपेमेंट करते हैं वो पहले ही पैसा सेपरेट आपके फंड में से, आपका जो एनुअल बजट है उसमें से पैसा सेपरेट कर दिया जाता है, या प्रोविंसेस को पैसा देने के बाद जो पैसा फेडरल के पास बचता है उसमें से लोन्स की पेमेंट की जाती है, जो हमारे फॉरेन लोन्स हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। होता ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है 100 रुपये कलेक्ट करती है तो उसमें से 42.5 42.5 ये फीस, उसका हिस्सा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और 57.5 ये यानी कि 57.5 उसका हिस्सा, फीसद हिस्सा उसका ये प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब वो सबको पता है कि पंजाब को कितना मिलता है, फलाने को कितना मिलता है, वो उसको चेंज नहीं करना चाह रहे। जो पिछला जो फाइनेंस कमीशन अवार्ड था जो जरदारी साहब के ज़माने में हुआ, उसमें उस वक्त 46% मिलता था 46.5% मिलता था प्रोविंसेस को, और 54% के करीब फेडरल गवर्नमेंट रखती थी। अब फेडरल गवर्नमेंट का कम हो गया और प्रोविंसेस का ज़्यादा हो गया, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं, पुराने फार्मूले पे जाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है बिकॉज हमारे पास पैसे होंगे तो हम कर्जे उतारेंगे। तो आपका सवाल आया, ये कर्जे जो है ये फेडरल गवर्नमेंट अपने पैसों से वापस करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहती है वो भी इस पर हिस्सा डालें? एक्चुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई कर्जे वापस नहीं करती, सारे कर्जे फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं, फेडरल गारंटीज होती हैं उसके पीछे, और फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने जो पैसे रह जाते हैं उनके पास 100 में से 42% उसमें से खर्च करती है। अब उसी में से सारे जो कर्जे हैं वो भी वापस करने हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उसी में से डिफेंस के जो सारे खर्चे हैं वो भी करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी करने हैं, जो छोटी मोटी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, MNAs MPs की स्कीम्स हैं, एंड अदर फेडरल गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसीज हैं, इतनी पेंशन्स हैं, ये वो सारा उसी 42% में से देना पड़ता है, और वो होता नहीं पूरा। तो फिर क्या करती है फेडरल गवर्नमेंट? वो फिर कर्जे लेती है, डोमेस्टिक कर्जे लेती है, फॉरेन कर्जे लेती है, उन कर्ज़ों के साथ वो फिर जो पुराने कर्जे होते हैं उनकी सूद भी देती है और उनको वापस भी करती है। इसीलिए आपका जो इस वक्त डेट टू GDP रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी टैक्स कलेक्शन इतनी बढ़ नहीं रही, कर्जे जो है वो आप पर और बोरो कर रहे हैं, स्टेट बैंक से लोकल बैंक से आप ख़रीदते हैं, पैसे लेते हैं, प्रिंट मनी पैसे प्रिंट करते हैं, और फिर IMF से पैसे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं, और मुल्कों के पास जाते हैं, भीख मांगते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, वो लेके फेडरल गवर्नमेंट के पास आते हैं, वहीं से फिर वो उसकी डेट पेमेंट्स भी करते हैं। प्रोविंसेस का कोई इसमें रोल नहीं है डेट पेमेंट्स के अंदर, प्रोविंसेस ने अपने पैसे लेके हजम करके टकार मार के फारग हो जाएंगे। ना सिरदर्द नहीं फेडरल का है, सरदर्द है कि उन्होंने लोन्स वापस करने